में अब ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग पर वाराणसी जिला कोर्ट के उस फैसले का चैप्टर, जिसके आने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यह हिंदू पक्ष के लिए झटका है। लेकिन क्या यह सच में झटका है या फिर हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर है, आज इसके बारे में बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि अगर कार्बन डेटिंग का फैसला आया तो वो कैसे होगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग जिला अदालत ने खारिज कर दी। हिंदू पक्ष का कहना था कि कार्बन डेटिंग से इस आकृति की उम्र पता चल जाएगी और यह भी साफ हो जाएगा कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका दी। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना, आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग नुमा ढांचे की कार्बन डेटिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसने यह नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं। जैसा ही कोर्ट का यह फैसला आया, कुछ लोगों ने पूरे फैसले को पढ़ने से पहले ही कह दिया कि हिंदू पक्ष को झटका लग गया, हिंदू पक्ष को झटका लग गया। लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए जिला कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना और चाहिए और डिटेल में जाना चाहिए। वाराणसी जिला कोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कमिश्नर के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग पाया गया उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग का प्रयोग करने पर या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग करने की इजाजत दी जाती है तो कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और अगर कथित शिवलिंग को नुकसान हुआ तो आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। यानी हिंदू पक्ष के लिए तो अच्छी बात है। कोर्ट यह मान रहा है कि हिंदुओं से जुड़ी आस्था का केंद्र है ये। कोर्ट ये मान रहा है कि इसको नुकसान पहुंचेगा तो हिंदुओं की भावना आहत हो सकती है, यानी इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। और दूसरा, कहीं से भी इसकी जरूरत नहीं है ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है भाई इसको या तो नुकसान पहुंच सकता है या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई भी है कि इस जगह को सुरक्षित रखिए, तो कैसे करा दे। इसके बाद कोर्ट आगे कहता है कि मेरे विचार से 17 मई को पाए गए कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का पता लगाने के लिए एएसआई को निर्देश देना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इस कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली याचिका को रद्द कर दूं। वाराणसी जिला कोर्ट ने इसलिए कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज नहीं की क्योंकि यह मांग गलत थी, बल्कि इस वजह से खारिज हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति को नुकसान नहीं पहुंचना है। अगर जिला कोर्ट कार्बन डेटिंग की इजाजत दे देता तो शिवलिंग नुमा आकृति को नुकसान की आशंका थी। इसी नुकसान की आशंका को देखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की गई। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हिंदू पक्ष ने कुछ आधार तय किए हैं। एक बार विष्णु जैन जी को सुनिए कि ये आधार क्या है, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है और कार्बन डेटिंग अगर हुई तो कैसे होगी, आज डिटेल में समझाऊंगा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। यानी हिंदू पक्ष साफ कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। अब फैसला क्या होगा यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने पर 91 का वर्शिप एक्ट कोई रोक नहीं लगाता। दरअसल मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी में सर्वे से रोकता है। इस पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं है। 1991 का वर्शिप एक्ट पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने से नहीं रोकता। तो जब हिंदू पक्ष वहां जाएगा, कहेगा हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये शिवलिंग है, फव्वारा है, इसकी कार्बन डेटिंग हो, तो वो उस स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने के लिए तो है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका, संवैधानिक पीठ कह चुकी कि 91 का एक्ट इसको नहीं रोकता। तो कई लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर हिंदू पक्ष को मिल जाएगी। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग से यह पता कैसे चलेगा कि यहां फव्वारा या शिवलिंग है। लोग रेडियो कार्बन डेटिंग कह रहे हैं, लेकिन होगा क्या उसमें यह नहीं समझाते। मैं आज आपको बताता हूं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है और यह कैसे होगी शिवलिंग की, शिवलिंग नुमा आकृति की। दरअसल कार्बन डेटिंग जो है वो विज्ञान की एक कठिन तकनीक है। उसे आज आसान भाषा में समझिए। कार्बन डेटिंग जो हम कहते हैं उसका मतलब क्या है, इसको समझिए। कार्बन
और डेटिंग, ये दो शब्द इसमें लगे हुए हैं। अब डेटिंग में ये जो डेट है, ये वो डेट नहीं है कि आज डेट पे चलते हैं, वो डेट नहीं। डेटिंग का मतलब क्या है? इस डेट का मतलब है तारीख, और कार्बन से तारीख को तय करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं कार्बन डेटिंग। मतलब कि किसी की क्या उम्र है वो इससे पता चलती है, कितने साल पहले ये चीज अस्तित्व में आई या थी वगैरह वगैरह, ये पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, कहा जाता है कि धरती की उम्र 4.5 अरब साल है, तो भाई 4.5 अरब साल पहले तो कोई था नहीं यहां, तो कैसे पता चला? जीवन की शुरुआत 4 अरब साल पहले हुई, यानी 50 करोड़ साल तक धरती ऐसे ही पड़ी रही, उस पर कोई जीव जंतु पेड़ पौधा था ही नहीं। इंसान तो बहुत बाद में आया। 36 करोड़ साल पहले पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर आया। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर थे, और 2 लाख साल पहले इंसान की नस्ल का विकास होना शुरू हुआ। तो इस तरह की तकनीकों से, इस तरह से साइंस से इन चीजों को तय किया गया, और अलग अलग तकनीकों से, कि क्या पृथ्वी की उम्र है, कब इंसान आया, क्या हुआ। अब सवाल यह है कि इस तरह की पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? दरअसल पृथ्वी पर मौजूद 99% चीजें जो है ना, 99% चीजें जो पृथ्वी पर हैं, उसमें क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। इसलिए कार्बन डेटिंग होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, इन सब में कार्बन है। इसलिए उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है अभी आगे बताऊं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पत्थर एक ठोस और मजबूत कंपाउंड होता है, इसलिए कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल इस पर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूं, जरा यहां पर शिवलिंग नुमा आकृति जो है उसकी फोटो डालिए। अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, कहा जा रहा है शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग होगी। बॉस एक चीज समझ लीजिए, चूंकि शिवलिंग जो है वो पत्थर से बना हुआ है, और पत्थर की कार्बन डेटिंग जो है वो बहुत मुश्किल है या ना के बराबर होती है, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी, ये नहीं होगा। इसके आसपास का जो एरिया है, इसकी खुदाई की जाएगी, समझ रहे हैं? और इसकी खुदाई में वहां जो चीजें दबी होंगी, जब इसका निर्माण हो रहा होगा, छोटी सी छोटा जीवाश्म, जीव का हिस्सा, वो जो मिलेगा ना खुदाई में, उसकी कार्बन डेटिंग होगी, जिससे यह पता चलेगा कि यह निर्माण कितना पुराना है। भाई जब बन रहा होगा तभी दबा, तो निर्माण कितना पुराना है यह पता चलेगा। उससे पता चल जाएगा कि पहले मस्जिद बना होगा, या वहां मंदिर रहा होगा, या शिवलिंग कब का है। क्योंकि पत्थर की उम्र तो बहुत पुरानी हो सकती है। अगर एक सेकंड के लिए कहिए कि यह कुछ और आकृति है, शिवलिंग नहीं है, तो पत्थर तो उस बहुत साल पहले का भी हो सकता है, शिवलिंग में भी बहुत साल पहले यूज हो सकता है। तो इसलिए यह कब बना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके आसपास जो है वो खुदाई करके जीवाश्म निकाला जाएगा, और फिर उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, अगर कोर्ट इजाजत दे देता है। अब प्रश्न यह है कि कार्बन डेटिंग होती कैसे है? भाई जीवाश्म मिल गया, फिर क्या कीजिएगा? भाई देखिए, के लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझाता हूं कि कार्बन डेटिंग कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया को समझिए। वरना पाठशाला में आने का क्या फायदा? कार्बन डेटिंग होगी, ये छिछला ज्ञान तो सब चैनल दे रहे हैं। डीप में जाइए। कार्बन डेटिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसे इस तरह से समझिए कि कार्बन के कई रूप होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के कई रूप हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। अब आप इसको सामान्य भाषा में समझिए, आइसोटोप के चक्कर में मत पड़िए, बहुत तोप चीज नहीं है। मान लीजिए कार्बन एक बाप है, ठीक है। इस कार्बन के 3 बेटों की बात कर रहा हूं। इसके कई बेटे हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन मैं आज 3 बेटों की बात कर रहा हूं, 3 बच्चों की बात कर रहा हूं। इनमें से एक बेटे का नाम है C12, जो बहुत ही आलसी किस्म का है। यह निष्क्रिय पड़ा रहता है, यह घर पर ही पड़ा रहता है, बाहर ज्यादा नहीं जाता है, यह बहुत आलसी है। दूसरा बेटा है कार्बन का C13, यह थोड़ा एक्टिव है,
लेकिन इतना एक्टिव भी नहीं है कि इसको एक्टिव माने। ये भी आलसी की ही कैटेगरी में आएगा। थोड़ा बहुत घर में घूम लेता है, वैसा वाला बेटा है। इनका तीसरा बेटा है कार्बन भाई साहब का C14। ये बहुत भयंकर एक्टिव है। इसको बाहर भी घूमने जाना है, इसको बाहर खाना भी खाना है, ये बहुत सारी चीजें करता है। ये आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन C14 जो है वो इतना एक्टिव होता है कि समय के साथ अपनी एनर्जी खत्म करता है, इसलिए ये नजर में आ जाता है। भाई जो घूम रहा है वही ना दिखेगा, जो पड़ा हुआ है वो क्या दिखेगा। अस्थिर होने के अलावा C14 डीके भी होता है, यानी इसका क्षरण होता है, इसमें कमी आती है। तो साइंस की भाषा में कहूं तो ये अपनी रेडिएशन यानी एक तरह की न्यूक्लियर एनर्जी बाहर फेंकता रहता है, जिसे वैज्ञानिक लैब में पकड़ते हैं। यानी C14 से किसी चीज में कब और कितना क्षरण हुआ, इससे उस चीज की उम्र का पता लगाने में आसानी हो जाती है। अब आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। कार्बन जो पिताजी हैं, मान लीजिए इनके अकाउंट के बारे में आपको पता करना है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा था। यहां अकाउंट में पैसा कह रहा हूं, लेकिन अकाउंट में पैसा उदाहरण के लिए कह रहा हूं। इसको आप समझिए कि इससे किसी चीज की उम्र कैसे पता चलेगी। अकाउंट में पैसा इज इक्वल टू उम्र मान के चलिए, ये उदाहरण दे रहा हूं। अब ये पिताजी के पास कितना पैसा था ये पता करने के लिए आपको तरीका ये है कि बेटा नंबर C12, बेटा नंबर C13 और बेटा C14, ये कितना पैसा पिताजी का उड़ा रहा है। क्योंकि पिताजी ने इन तीनों के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। C12 चूंकि निष्क्रिय है, घर से कहीं निकलता ही नहीं है, पैसा क्या उड़ाएगा, तो इसके अकाउंट में सब हवा हवाई हो जाता है। C14 थोड़ा एक्टिव है, ये भी बाहर नहीं जाता, घर में घूमता है, ये भी ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? C14। बाहर निकलता है, पैसा उड़ाता है, जो मैंने कहा कि क्षरण होता है, उसको पैसे के लिहाज से देखिए तो अकाउंट से पैसा खर्च करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, इसका मतलब एनर्जी पैसा उड़ाता भी है। तो पिताजी के अकाउंट का पैसा ये C14 खत्म करता है। तो अगर C14 के अकाउंट में कितना पैसा ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि कार्बन की उम्र क्या है, उस पर्टिकुलर जीवाश्म की उम्र क्या है। सीधी सी बात। और इतना पता है कि ये जो पैसा उड़ाता है वो कितने दिन में कितना पैसा उड़ाता है, ये कैलकुलेटेड है, ये साइंस ने पहले निकाल लिया। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 साल की होती है। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके अकाउंट में इतना पैसा है, इतने दिन में इसने पैसा उड़ाया है और इतना हो गया है, तो आपको उम्र का पता चल जाएगा, यानी अकाउंट का पैसा यानी उम्र पता चल जाएगा। कि मान लीजिए किसी चीज में C14 एलिमेंट की मात्रा 10 ग्राम है और उसे 5 ग्राम होने में 5730 साल लगेंगे, तो उस एलिमेंट की उम्र का पता लगने में मदद मिल जाती है। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस क्या है? जब किसी जीवाश्म को खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे किसी पेड़ की छाल, हिस्सा, तना, कुछ भी मिट्टी में मिला, उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, जैसे दिख रहा है आपको। खुदाई के बाद उस जीवाश्म की सावधानी से सफाई कर देते हैं, क्लीन किया, ताकि बाकी चीजें हट जाएं। इसके बाद उस जीवाश्म के एक हिस्से को अलग करने के लिए तोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई चीज बहुत बड़ी मिल गई, तो पूरे बड़ी चीज पे थोड़ी आप कीजिएगा, तो उसको तोड़ तोड़ के देखिए कैसे छोटा बना दिया। यहां बुरादा बना दिया है, वहां कोई चीज को छोटा भी कर सकते हैं। फिर उस छोटी चीज को प्रयोगशाला में लेकर आते हैं, ताकि केमिकल एक्सपेरिमेंट ज्यादा मात्रा पर चूंकि नहीं हो सकता, तो उसको छोटे पे करते हैं। इस प्रक्रिया में उस जीवाश्म पर डाइल्यूट यानी कम हार्ड एसिड डालते हैं। देख रहे हैं उस पर एसिड पड़ रहा है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद क्या होता है, जीवाश्म को फ्रीज करके सुखा देते हैं। वो कड़ा हो गया, एलिमेंट डाला, फिर उसको सुखा दिया। इसके बाद भी लगातार जीवाश्म पर कई दूसरे केमिकल एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ताकि वो केमिकल रिएक्शन से उसमें जो मौजूद सारे कार्बन एटम्स एक जगह इकट्ठा हो जाए। मतलब बेटा नंबर C12, C14, C13 सबको एक जगह बुला लेते हैं, ताकि पहचान हो सके कौन कहां है। इसको बेंजीन कहते हैं। सारे C14 भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे उम्र का पता लगाया जाता है। बेंजीन को सिंटिलेटर पर सिंटिलेटर डाला जाता है। सिंटिलेटर क्या है? वो मटेरियल है जो रेडिएशन को बिना किसी मशीन के सामान्य तरीके से आंखों से देखने लायक बना देता है। अब इस कंपाउंड को फिर लिक्विड सेंटिलेटर स्पेक्ट्रोमीटर, एक डब्बा टाइप होता है, इसमें डालते हैं। ये बॉक्स जैसी मशीन होती है। इस डिवाइस से पता चलता है कि C14 का कितनी तेजी से डीके यानी क्षरण हो रहा है और कितनी तेजी से एनर्जी फेंक रहा है। इसमें प्रति मिनट कितना डीके हो रहा है और आंकड़ा निकाल लिया जाता है। मतलब C14 ने पिताजी का कितना पैसा लुटा दिया, ये यहां से मिल जाता है।
अब इस आंकड़े को कंप्यूटर में डाल देते हैं और कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस करके बता देता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। सॉफ्टवेयर को डीके रेट से कैसे पता चलता है भाई कि जीवाश्म कितना पुराना है? तो उसका पूरा फॉर्मूला पहले से डला हुआ है। तो अगर शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की, जिसकी उम्मीद है कि इजाजत मिल जाएगी, अगर मिल गई तो इसी तरीके से उस आकृति को तोड़ के नहीं, उसके आसपास के हिस्से को खोदकर जीवाश्म निकालकर वो कब बनी होगी यह पता लगाया जाए। ये अब दिमाग में घुसी ना बात कि क्या है कार्बन डेटिंग।